तो आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम सबसे पहले जो हमारे आईएएस कोड की कुछ कोडल प्रोविजन दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम लोग जो हमारे कुछ उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके एजम्पशन हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोडल प्रोविजन देखेंगे कि वहाँ पे कोडल प्रोविजन क्या दे रखा है, मतलब आईएएस कोड में उसने क्या प्रावधान किए हुए हैं कि हम लोग कॉलम पे कितनी इफेक्टिव लेंथ रखते हैं, उसमें जो कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं कितना कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉलम से पहले अभी तक जो हम लोग एलएसएम का पार्ट पढ़ रहे थे तो उसके भी कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमारे आईएएस कोड में बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पे मेंशन है। तो मैं फॉर्मूले सबसे पहले बोलूँगा कि जिनके पास भी आईएएस कोड हो तो आईएएस कोड के लास्ट में दे रखा हुआ हमारा एनएक्स जी हमारा लास्ट में दे रखा हुआ है, पेज नंबर है 96। जिनके पास भी आईएएस कोड हो, हार्ड कॉपी ओपन कर लो। एनएक्स-जी गुड मॉर्निंग यार। पेज नंबर गुड मॉर्निंग। पेज नंबर क्लास चल रही है, क्लास के बीच में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बंद कर दो। ठीक है, इतना करने का शौक है तो क्लास 15 मिनट पहले स्टार्ट कर देता हूँ, उस बीच में कर लिया करो। पेज नंबर 96 एनएक्स-जी ओपन कर लो। जिनके पास भी हार्ड कॉपी हो आईएएस कोड की ओपन कर लें। एनएक्स-जी पेज नंबर 96 क्लास नंबर है 38.1, क्लास नंबर 38.1 पेज नंबर 96 एनएक्स-जी। जिनके पास भी आईएएस कोड है आईएएस कोड ओपन कर लें। ओपन कीजिए। मेरी स्क्रीन सभी को विजुअल हो रही है? यस सर। स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे दे रखा हुआ है एनएक्स-जी क्लास नंबर 38.1। ठीक, जो हम लोगों ने एलएसएम पे अपने फार्मूले पढ़े हुए थे सेम वही फार्मूले यहाँ पे मेंशन है। वो फार्मूले यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ एनएक्स-जी जो कि लास्ट कल वाले टॉपिक पे छूट गया हुआ था। ये फार्मूले कहाँ पे हैं? ये फार्मूले हमारे आईएएस कोड में दिए गए हैं एनएक्स-जी पे, क्लास नंबर है 38.1। देखो पॉइंट नंबर ए पे हमारा फार्मूला दे रखा हुआ है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाल रहे थे यानी एक्सयू का यहाँ पे फार्मूला दे रखा हुआ है। एक्सयू का फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, XU/D इज इक्वल टू 0.87 FY अपॉन AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B इंटू D। ठीक, ये दे रखा हुआ है। इसी का फार्मूला हम लोगों ने इसका दूसरा फॉर्म भी पढ़ा हुआ था। दूसरा फॉर्म क्या पढ़ा हुआ था देखना, यहाँ पे हम लोगों का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था, XU बराबर 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK B इंटू XU B। ठीक, XU बराबर 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था। ये किसका फार्मूला था? ये हमारा फार्मूला था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ का हम लोगों ने वही फार्मूला पढ़ा हुआ था, सेम वही फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। बस यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, इसके ऑब्लिक में डी लगा दिया है। जब यहाँ पे हम ऑब्लिक में डी लगा देंगे तो देखना यहाँ पे इस नीचे वाले डी से ये वाला डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हमारा कौन सा फार्मूला बन जाएगा? यही फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा जो मैंने यहाँ पे बताया लिख के। ओके, फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला देखना है इस पे बी पॉइंट पे, इफ द वैल्यू ऑफ XU/D इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेसिस्टिंग बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
उसने यहाँ पे हमसे क्या बोला हुआ है कि यदि इन केस एक्स यू बाई डी की वैल्यू इज लेस देन लिमिटिंग वैल्यू, यानी एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी, ठीक, यदि ये कंडीशन आती है, अब ये बताइए ये कंडीशन हमारी किसकी थी? ये कंडीशन हमारे कौन से सेक्शन की थी? यहां पे मैंने लिखा हुआ एक्स यू बाई डी इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग बाई डी। ये कंडीशन हम लोग किस सेक्शन पे यूज करते थे? प्रियंका साहू, अंडर एनफोर्समेंट, ठीक। ये हमारी जो कंडीशन थी, कौन से सेक्शन की कंडीशन थी? ये थी हमारे यूआर सेक्शन की। जब हमारी बीम सेक्शन अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन था तो उसमें हम लोग ये यूज करते थे। अब बताइए जब हमारा ये वाला सेक्शन था तो हमारा जो स्ट्रक्चर है या सेक्शन है किसमें फेल होगा? टेंशन में फेल होगा। जब टेंशन में फेल होगा तो वहां पे मूवमेंट का फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यदि हमारा सेक्शन टेंशन में फेल हो रहा है तो वहां पे मूवमेंट का हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? एम बराबर टी जेड, ठीक। वहां पे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? एम बराबर टी जेड। वहां पे जो टी की वैल्यू थी, टी की वैल्यू कितनी थी? 0.87 FY EST, ये हमारे टी की वैल्यू थी। और यहाँ पे जो डी जेड है हमारा, जेड की वैल्यू कितनी थी? डी माइनस 0.42 एक्स यू, ओके। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी थी? जेड की वैल्यू डी माइनस 0.42 एक्स यू, डी माइनस 0.42 एक्स यू। अब ये बताइए कि अब यहाँ से क्या हम यहाँ पे m का कैलकुलेशन नहीं कर सकते? हमें t की वैल्यू मालूम है, t की वैल्यू कितनी मालूम है? 0.87 FY इंटू AST, और z की वैल्यू हमें क्या मालूम है कि d माइनस 0.42 XU। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ पे m की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी? m बराबर 0.87 FY AST ब्रैकेट में d माइनस 0.42 XU, ये वैल्यू निकल आई, ठीक। अब हम लोगों ने इसके पहले XU का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने XU का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। XU का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था? XU बराबर 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। हम लोगों ने XU का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है और यहाँ पे हमारी कंडीशन ये दे रखी हुई है, ठीक। हमें ये वैल्यू आपस में क्या करनी है? एक दूसरे फॉर्म में रिप्लेस करनी है, और रिप्लेस करने के बाद हमारा कौन सा फार्मूला बन जाएगा? ये वाला फार्मूला बन जाएगा। जब उसको पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद कुछ हमारा कॉमन आएगा, और कॉमन आने के बाद हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये वाला फार्मूला बन जाएगा। mu बराबर 0.87 FY इंटू AST इंटू D ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY अपॉन BD FCK। ये फार्मूला हम लोग किस केस में यूज करेंगे? मान लो कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि हमें XU की वैल्यू नहीं मालूम है, XU की वैल्यू यदि हमें नहीं मालूम है, नॉट गिवन है, ठीक, XU इज नॉट गिवन या XU हमें नहीं मालूम है, उस केस में हम लोग हमें मूवमेंट का कैलकुलेशन करना है, हमें मूवमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला वहाँ पे यूज कर देंगे। mu बराबर 0.87 FY इंटू AST इंटू D ब्रैकेट में 1 माइनस AST इंटू FY अपॉन BD इंटू FCK, ओके। ये फार्मूला वहाँ पे यूज कर देंगे। इससे हम लोग क्या कर लेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से mu का कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर नंबर सी है, एक बार पॉइंट नंबर सी पे नजर डालिए, क्या लिखा हुआ है? इफ द वैल्यू ऑफ XU बाई D इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। मैंने बताया हुआ था कि जिस केस में XU बाई D की वैल्यू इक्वल
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो, गुड मॉर्निंग सर। ये कंडीशन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बाई डी। गुड मॉर्निंग बेटा सर। पढ़ना हो तो आराम से पढ़ लो, लेक्चर के बीच में नो गुड मॉर्निंग नो गुड इवनिंग, ठीक है? लेक्चर स्टार्ट इसीलिए 15 मिनट पहले स्टार्ट कर देता हूँ, जो भी करना हो कर लो, लेक्चर के बीच में मत डिस्टर्ब किया करो, ठीक? यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या दे रखी है पॉइंट सी पे, if the value of xu by d is equal to the limiting value, the moment of resistance of this section is given by the following expression, ठीक? कंडीशन क्या दे रखी है, यदि xu by d is equal to xu लिमिटिंग अपॉन d, यदि हमारी ऐसी केस आता है, ये वाला केस बन जाता है, ये केस किसका होगा? हमारा बैलेंस सेक्शन का होगा। जब हमारा बैलेंस सेक्शन है तो बैलेंस सेक्शन के केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 0.36 वाला। बैलेंस सेक्शन पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे? m बराबर सी जेड का, ठीक? यहाँ पे हमारा c क्या था? c था टोटल कंप्रेशन फोर्स, और c की वैल्यू कितनी थी? 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU, और z की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? z बराबर हमारी वैल्यू थी d माइनस 0.42 XU, ठीक? ये वैल्यू दोनों से पुट कर दो, और पुट करने के बाद यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है? ये XU आ रहा है, और XU की जगह सेम वही वाला फार्मूला जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे। XU बराबर हमारा फार्मूला क्या था? XU बराबर 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK, ठीक? इंटू बी, ये फार्मूला वहां पे पुट कर देंगे। जब हम लोग ये सभी फार्मूले उसमें पुट कर देंगे, इसमें बोलो टीजेड वाला यूज नहीं कर सकते हम बराबर? बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। बैलेंस सेक्शन है हमारा, तो m बराबर टी जेड भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक? लेकिन अभी हमने यहाँ पे m बराबर टी जेड से हुआ है, फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, तो यहाँ सिर्फ मेरा मकसद ये है कि एक जब वो वाला हमारा फार्मूला ड्राइव हो चुका है, यहाँ सी जेड वाला जो हमारा फार्मूला है उससे मैं एक फार्मूला ड्राइव करवा दूँ, ठीक? जब हम लोग कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे m बराबर सी जेड, m बराबर जब सी जेड यूज करेंगे तो हमारा फार्मूला यहाँ से कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे हमें फार्मूला मिल जाएगा ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये फार्मूला दे रखा हुआ है, ओके? ये हमें पॉइंट सी का ये फार्मूला मिल जाएगा, mu लिमिटिंग बराबर 0.36 XU मैक्स अपॉन डी, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई डी, ब्रैकेट बंद, BD स्क्वायर इंटू FCK। फिर कंडीशन उसने एक और दे रखी हुई है, पॉइंट नंबर डी। यहाँ पे पॉइंट नंबर डी देखिए, पॉइंट नंबर डी में क्या दे रखा हुआ है? इफ XU by D इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू, दिस सेक्शन शुड बी रीडिजाइन, ठीक? अब तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हमारा कंडीशन में आता है ओवर XU by D, XU by D उसने क्या बोला हुआ? इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग अपॉन डी। ये हमारी कंडीशन कौन सी बन गई? ओवर रेनफोर्समेंट। जब ये कंडीशन हमारी ओवर रेनफोर्समेंट बन गई, अब मैंने क्या बताया हुआ था? किसी भी केस में हम लोग ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन डिजाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये तो डब्ल्यू वहां पे डिजाइन करें, और यदि डब्ल्यू नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं तो हम लोग उस सेक्शन को रीडिजाइन कर दें। वही इस पॉइंट पे यहाँ पे नोट डाउन है, इस पॉइंट पे वही यहाँ पे नोट डाउन है। क्या लिखा हुआ है? इफ XU by D is greater than the limiting value, the section should be redesigned. ओके? यस सर। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हुए कंप्रेशन मेंबर के। तो अभी ये हमारे जो जितने भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं,
ये कॉन्सेप्ट हमारे किसके थे? सब लिमिट स्टेट मेथड के जो हम लोग सिंगली बीम डिजाइन कर रहे थे उसके कॉन्सेप्ट थे ये, उसके हमारे ये सब फॉर्मूले थे। अब हम लोग आते हैं अपने कंप्रेशन मेंबर पे। कंप्रेशन मेंबर मतलब संपीड़न उपांग। तो जिनके पास आईएस कोड की हार्ड कॉपी हो वो लोग पेज सबसे पहले इंडेक्स पे देखो, इंडेक्स कहाँ पे दे रखा हुआ है। इंडेक्स पे हमारा जो कंप्रेशन मेंबर दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है पेज नंबर 41 से स्टार्ट है। पेज नंबर 41 से हमारा कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट है। तो जिनके पास आईएस कोड की हार्ड कॉपी हो वो लोग ओपन कर लें पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पेज नंबर 41 और क्लास नंबर है 24.5। पेज नंबर 41 क्लास नंबर है 24.5। स्क्रीन पे भी शायद तुम लोगों को विजुअल होने लगा होगा कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर क्लास नंबर 25 स्क्रीन पे सबको विजुअल हो रहा होगा कि हमारा कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। इसकी डिफिनीशन भी यहाँ पे मेंशन है 25.1.1 क्लास नंबर है 25.1.1। इसमें दे रखा हुआ कॉलम और स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर। कॉलम और स्ट्रट इज a compression member the effective length of which exceeds 3 times the least lateral dimension। यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट सिर्फ देखो यहाँ पे, effective length of which exceeds 3 times the least lateral dimension। यदि ये ऐसी कंडीशन आ रही है तो ये हमारा कौन सा केस होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कॉलम होगा। वहीं पे एक और हमारा आता है यदि नॉट एक्सीड, मैं यहाँ पे बोल दूं तो यहाँ पे एक्सीड लिखा हुआ है, एक्सीड की जगह यहाँ पे कर दें हम लोग नॉट एक्सीड। एक्सीड की जगह यहाँ पे कर दूं मैं नॉट एक्सीड। उस केस में हमारा जो यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर बन जाएगा, या जो मेंबर यहाँ पे बन जाएगा वो मेंबर कौन सा होगा, वो मेंबर होगा यहाँ पे पेडेस्टल। अब यहाँ पे हमारे 3 टर्म आ गए। 3 टर्म कौन कौन से, एक कॉलम आ गया, दूसरा स्ट्रट आ गया, तीसरा पेडेस्टल आ गया। कॉलम, स्ट्रट एंड पेडेस्टल, यहाँ पे हमारे 3 टेक्निकल वर्ड आ गए। पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, कॉलम है, एंड सेकंड स्ट्रट है, एंड लास्ट हमारा क्या है, पेडेस्टल है। तो सबसे पहले हमें कॉलम और स्ट्रट एंड पेडेस्टल के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या है। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टर्म और आया हुआ था इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ तो देख लो सबसे पहले है कि हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इफेक्टिव लेंथ। मतलब सर वो जो बार डाली गई है उसके बॉटम से लेकर टॉप फाइबर तक की जो डिस्टेंस होती है ना वो कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। नो, इफेक्टिव लेंथ का मीन्स है दी डिस्टेंस between zero movements that is called effective length। okay, that is called effective length। कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ का मीन्स ही है प्रभावी लंबाई। तो दी डिस्टेंस between zero movements that is called effective length। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जो कॉलम पढ़े हुए थे अपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में,
तो उनके हिंज कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसे 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। वहां पे जो हमारे 4 पार्ट थे या उसके 4 टाइप्स थे, कौन कौन सा था? both end fixed, बोथ एंड्स फिक्स्ड, both end fixed and other hinge, both end One hinge, वन एंड फिक्स्ड सर, वन एंड one फिक्स्ड fixed एंड one hinge, सेकंड एंड फ्री वन फिक्स्ड वन फ्री। एंड थर्ड पॉइंट था यहाँ पे हमारा both बोथ end, हिंज, बोथ बोथ हिंज बोथ हिंज, एंड वन एंड हिंज एंड वन एंड फिक्स। और फोर्थ हमारा वन हिंज and one, एंड वन फिक्स। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने कॉलम की वहां पे बोथ फिक्स्ड वन फ्री, बोथ हिंज वन फिक्स्ड, इस प्रकार से हम लोगों ने वहां पे 4 केस पड़े हुए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करना है, इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इसके टाइप्स थोड़ा बढ़ जाएंगे, इनके टाइप्स वहां पे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं किसी एक को लेकर यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या है? मान लो सपोज दैट ये हमारा कोई कॉलम है, ठीक, बोथ हिंज, उसके बोथ एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ऊपर से यहाँ से लोड आएगा, लोड की वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा, बकल कर जाएगा, कुछ इस प्रकार सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, और इधर ये जो हमारी डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, इसी को हम लोग बोलेंगे एल इफेक्टिव। यहाँ से पहले ऐसा आ रहा था, फिर डायग्राम यहाँ चेंज हुआ, यानी इधर एक बार क्रॉस हुआ है, फिर इसके बाद इधर आया, फिर इधर आया, यानी इन पॉइंट्स की ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, इसकी प्रभावी लंबाई कहलाएगी। और जब हमारे बोथ एंड्स आर फिक्स्ड होते हैं उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है कितनी होती है, L/2 सर। ठीक, तो समझ गए यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। अब बात यहाँ पे आती है कॉलम, स्ट्रट एंड पेडेस्टल, कॉलम, स्ट्रट एंड पेडेस्टल। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कॉलम। कॉलम हमारा क्या होता है, कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर, कॉलम एक ऐसा ऊर्ध्वाधर सदस्य है या ऊर्ध्वाधर मेंबर है जिस पर अक्षीय भार आता है। भार अक्षीय के साथ साथ उत्केंद्रित भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ ओनली एक्सियली लोडेड कॉलम ही होगा, उसमें जो लोड हमारा आ रहा है, ठीक, पहली बात तो हमारा क्या है, ये वर्टिकल मेंबर है, कॉलम हमारा वर्टिकल मेंबर है, इस पे अक्षीय तथा उत्केंद्रित दोनों भार आते हैं, ये एक कंप्रेशन मेंबर भी है। कॉलम हमारा क्या है, कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर, ये कॉलम इज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर, ठीक, जिसपे हमारा क्या आ रहा है, अक्षीय भार या उत्केंद्रित भार आ रहा है। बट वहीं पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है स्ट्रट, स्ट्रट और कॉलम में दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉलम भी हमारा क्या है, कंप्रेशन मेंबर है, कॉलम भी हमारा क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। लेकिन ये हमारा वर्टिकली होता है, ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकली होता है, ये 90 डिग्री पे होता है। बट स्ट्रट किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंड भी हो सकता है, यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो 90 से लेस देन या 90 से मोर देन होगा यहाँ पे। जबकि दोनों हमारे क्या है, दोनों हमारे कंप्रेशन मेंबर हैं, बट दोनों डिफरेंस क्या है, ये हमारा इंक्लाइंड भी हो सकता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि क्या कॉलम स्ट्रट हो सकता है या स्ट्रट कॉलम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा कि एक कॉलम स्ट्रट हो सकता है लेकिन स्ट्रट कॉलम नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि कॉलम की डिफिनेशन हमारी क्या है कि ये बिल्कुल वर्टिकल कॉलम है, मींस वर्टिकल मेंबर है, जिसके बीच हमारा एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। वहीं पे जबकि स्टड पे क्या है कि किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, अब वो एंगल हमारा मोर देन 90, लेस देन 90 या 90 भी हो सकता है। फिर यहाँ पे हमने एक पॉइंट और पढ़ा हुआ था कि इनकी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, ठीक, लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, वो क्या होगी, लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना पढ़ा हुआ था? उसकी लीस्ट लेटर डायमेंशन होगी 3 टाइम्स ऑफ उसकी लेंथ का, मोर, लेंथ 3 ज्यादा गुने के होगी, बराबर। लेस होगी, हाँ हाँ, यानी लेंथ के 3 गुना। यानी यहाँ पे जो हमारी एलईएफ होनी चाहिए, इफेक्टिव लेंथ होनी चाहिए, एलईएफ इज ग्रेटर देन 3 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक, तब ये मेंबर हमारा कौन सा होगा, कॉलम या स्ट्रट होगा। ओके, यदि यहीं पे ये वैल्यू एक्सीड नहीं कर रही है, डज नॉट एक्सीड, देन इस केस में हमारा जो ये मेंबर होगा, ये मेंबर हमारा क्या होगा, पेडेस्टल होगा। उस केस में हमारा मेंबर कौन सा हो जाएगा, पेडेस्टल हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कॉलम, पेडेस्टल, स्ट्रट, कॉलम, पेडेस्टल, स्ट्रट और इफेक्टिव लेंथ। इनके साथ साथ जो हमारे कॉलम का जो टाइप था, यदि कॉलम के हमारे एंड्स या उनके एंड्स के अकॉर्डिंग हमने कॉलम को जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो 4 पार्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो कि हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आगे देखिए, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है, ये कॉलम हमारा लॉन्ग कॉलम है, या उसका सिलेंडरनेस रेशियो कितना है। तो यहाँ पे देख लो 25.1.2 पे, शॉर्ट एंड सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर, a compression member may be considered as short when both the slenderness ratio lex by d and le by b are less than 12। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था। यदि कॉलम का जो हमारा तनतानुपात होता है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक, वो यदि हमारा 12 से कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कॉलम को शॉर्ट कॉलम के रूप में कंसीडर करते हैं। यदि वहीं पे तनुता अनुपात मीन सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू यदि 12 से ज्यादा होती है तो उस कॉलम को हम लोग लॉन्ग कॉलम के रूप में कंसीडर करते हैं। ओके, तो शॉर्ट कॉलम की यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि LEX/D एंड LEY/B, ठीक, आर लेस देन 12। यहाँ पे इनकी कंडीशन देख लो, यहाँ पे मैं नोट डाउन भी किए दे रहा हूं, क्या दे रखा हुआ है, LEX/B और D कुछ भी हो सकता है, ठीक, LEX/D या LEY/B, ठीक, इज लेस देन 12, यानी यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या होगी, 12 से ज्यादा होगी, मतलब 12 से कम होगी, मतलब 12 ज्यादा होगा। तो ये कॉलम हमारा कौन सा होगा, शॉर्ट कॉलम होगा। इन केस यदि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है, ग्रेटर देन 12 हो जाता है, यदि इन केस, तब वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉलम कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। लॉन्ग। ओके, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है। यहाँ पे देख लो कि LEX, D, LEY एंड B क्या क्या है। यहाँ पे लिखा है वेयर LEX क्या है,
इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस। LEX यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस। D क्या है, डेप्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस। LEY क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर एक्सिस। D क्या है, विड्थ ऑफ द मेंबर। D क्या है, विड्थ ऑफ द मेंबर। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट फिर हम लोग को यहाँ पढ़ना है 25.3, जो हमारा क्लॉज नंबर दे रखा है 25.3। इस पॉइंट पे देखो, सिलेंडरनेस लिमिट्स ऑफ कॉलम, सिलेंडरनेस लिमिट्स फॉर कॉलम कितना दे रखा हुआ 25.3.1 पे, दी अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इट्स रिस्ट्रेंट्स शैल नॉट एक्सीड 60 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम। ठीक, एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो उसकी अनसपोर्टेड लेंथ होगी, ठीक, unsupported length between its restraints shall not exceed 60 times the least lateral dimension। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा हुआ 25.3.2 पे, इफ इन एनी गिवन प्लेन वन एंड ऑफ कॉलम इज अनस्ट्रेंड इट्स अनसपोर्टेड लेंथ L shall not exceed 100 B² D। ये पॉइंट्स डायरेक्ट हमें जैसे जैसे लिखे हुए सेम ऐसे ही हमें याद होने चाहिए। जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इस पे सेम इन्हीं पॉइंट से ही आते हैं, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आता है। तो 25.3.1 एंड 25.3.2, ठीक, दोनों पे जो कंडीशन दे रखी हुई है, लिमिट्स दे रखा हुआ है, लिमिट सबको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमारा आता है 25.4। 25.4 पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारी क्या होती है, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के इसमें कुछ केस होते हैं। पहला इसमें केस दे रखा हुआ है, ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन्ड फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30 सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm। यहाँ पे हमें उसकी 3 कंडीशन पढ़नी है, ठीक, जब हमारा कॉलम होगा तो कॉलम किस प्रकार से हमारा होना चाहिए, कि उसके जो हमारा मिनिमम इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, तो मिनिमम उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, जो हमारी ई मिनिमम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई मिनिमम की वैल्यू होती है LEF बाई 500 प्लस B और D बाई 30। यहाँ पे मैंने B और D क्यों यूज किया हुआ है कि कहीं पे जैसे हमारा सर्कुलर कॉलम है तो वहाँ पे हम लोग डाया ले लेंगे, ठीक, और यदि वहाँ पे हमारा क्या है स्क्वायर कॉलम है तो वहाँ पे उसकी विड्थ आ जाएगी। या यहाँ पे हम लोग लेटरल डायमेंशन भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा इसमें दे भी रखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल डायमेंशन। तो एक तो हमारा ई मिनिमम का फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे होता है हमारा ई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो 20 mm से ज्यादा होगी या बराबर होगी। एक कंडीशन हमारी यहाँ पे ये दे रखी हुई है, जो ई मिनिमम की वैल्यू होगी, मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी वो 20 mm के ये तो बराबर होगी, ये 20 mm से हमारी ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे इसी की एक कंडीशन और दे रखी हुई है, वो कंडीशन हमारी क्या होती है कि ई मिनिमम नॉट ग्रेटर देन 0.05 D। यहाँ पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी की 3 कंडीशन हैं, ये तीनों कंडीशन सभी को मालूम होनी चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक। तो हम लोग जब भी डिजाइन करेंगे तो इन तीनों से सेटिस्फाई करवाएंगे किससे क्या हो रहा है। बेसिकली हमें जब इसेंट्रिसिटी नहीं मालूम होती है
या इन केस हमें डायामीटर निकालना होता है, हम लोग डिजाइनिंग कर रहे होते हैं और उस डिजाइनिंग पे हमें क्या मालूम है कि यहाँ पे ई मिनिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 mm। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 0.05D से ज्यादा ना होनी चाहिए। हमने एज्यूम कर लिया डिजाइनिंग के पर्पज से, जब हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन हमें यहाँ पे ये मालूम है कि ई मिनिमम की वैल्यू ये तो 20 mm के बराबर होगी, 20 mm से ज्यादा होगी। दूसरा केस हमें क्या मालूम है कि जो ई मिनिमम की वैल्यू होगी वो 0.05D से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, हमें दोनों केस मालूम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे यदि डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग के केस में क्या होगा कि वो जरूरी नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन में कि डाया ऑफ कॉलम भी दे दे, डाया ऑफ कॉलम दे दे, या तुमसे बोले कि कॉलम तुम्हें सर्कुलर ही डिजाइन करना है। जरूरी नहीं है कि वहां पे तुमसे फिक्स कर दे कि तुम्हें सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर कौन सा कॉलम डिजाइन करना है या उसकी डायमेंशन दे दे। तो यदि ऐसा कोई केस आता है तो उस केस में हमारा जो सबसे बेटर सेक्शन होता है, ठीक, तो उस हमेशा हम लोग क्या करते हैं अपने सर्कुलर सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं या सर्कुलर सेक्शन एज्यूम करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा कॉलम मेंबर होगा या जो हमारा कॉलम है कैसा है, सर्कुलर कॉलम है, मतलब हमारा कॉलम क्या है, सर्कुलर है, उसका सेक्शन सर्कुलर सेक्शन है। उस सेक्शन में हम क्या कर देंगे, हमें दोनों ये स्टेप मालूम है, तो मिनिमम क्राइटेरिया हमें मालूम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उस केस में जब हमें दोनों ये मालूम है तो यहाँ पे 20 mm इसको इक्वल कर देंगे 0.05D के। ठीक, जब इसको 0.05D के इक्वल कर देंगे यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डाया ऑफ कॉलम की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं किसमें, जब हम लोग कॉलम की डिजाइनिंग करते हैं। यहां पे हमें डाया ऑफ सर कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो। सर जो ई मिनिमम की वैल्यू होगी जो 0.05D से बड़ी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट को कुछ ना कुछ हमें मालूम होना चाहिए। हमारे पास क्या है, ये 3 क्राइटेरिया हैं। 3 जी क्राइटेरिया, तीनों हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं कि कहाँ पे हम लोग ई मिनिमम वाला फार्मूला, जो ये फार्मूला दे रखा हो ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, कि कहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, कहाँ पे ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन जब डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग पे हमें कोई भी डाटा नहीं हमें मालूम है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या मालूम है कि यहाँ पे इससे इतना लोड आ रहा है। सिर्फ क्वेश्चन में हमें क्या मालूम है कि इतने लोड के लिए कॉलम डिजाइन कीजिए। ठीक, उस केस में हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं से अपने हमारा जो आई कोड का प्रोविजन दे रखा हुआ है यहीं से ये पॉइंट वहां पे उठाएंगे कि ई मिनिमम बराबर हमारा एक जगह दे रखा हुआ था कि 20 mm या 20 mm से ज्यादा होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन ये दे रखी हुई थी कि ई मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0.05D से हमारी ज्यादा ना होनी चाहिए। तो हमने दोनों को उठा के इक्वल कर दिया। जब दोनों को यहाँ पे इक्वल कर देंगे तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे डबल जीरो लगा दो और ये क्या हो जाएगा 400। डाया जो आएगा 400। तो यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक डाया कॉलम निकाल लिया। ठीक, अब इस कॉलम के लिए हम लोग डिजाइनिंग कर लेंगे, फिर इसका डिजाइनिंग हम देखेंगे भला कि उतने लोड के लिए हमारा परफेक्ट है कि नहीं है, वो आगे बात की प्रोसेस है। ओके सर। ठीक, तो हम लोग थे यहाँ पे इस समय मिनिमम इसेंट्रिसिटी पे, तो हमारे मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला इसका फॉर्मूला ये दे रखा हुआ है। ओके, फिर देखो कल मैं जब तुम लोगों को डेवलपमेंट लेंथ बता रहा था, डेवलपमेंट लेंथ का यहाँ पे फॉर्मूला ये मेंशन है, एल डी बराबर 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। और यहाँ पे जो हमारा टाउ बी डी है वो क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। टाउ बी डी यहाँ पे क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। ये मैंने फार्मूला बताया हुआ था, जब हम लोग डब्ल्यू एस एम केस यूज करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। वही भी जब एल एस एम केस यूज कर रहे थे तो फार्मूला हम कौन सा लगा रहे थे, 0.87 एफ वाई फाई अपॉन 4 टाउ बी डी। ठीक, तब हम लोग फार्मूला वहां पे ये वो वाला यूज कर रहे थे। ये फार्मूला हमारा किसका था, डेवलपमेंट लेंथ का था। ओके, अब नेक्स्ट फिर हम लोग अपने कंप्रेशन मेंबर पे ही आते हैं। कंप्रेशन मेंबर पे
सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही वॉइस? हेलो। यस सर। तो कंप्रेसर मेंबर पे अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि जो हमारी अनसपोर्टेड लेंथ होती है या उनके जो सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जबकि हम लोगों ने जो मेन हमारा था कि जो इंड कंडीशन थी, इंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसे कितने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। ठीक, तो अब जिनके पास आईएस कोड है, आईएस कोड पे ओपन कर लो टेबल नंबर 10.1, आईएस कोड पे टेबल नंबर 10.1। ओपन किया टेबल नंबर 10.1 एनेक्सर ई। मिला किसी को? पेज नंबर 94, पेज नंबर 94, क्लास नंबर E3 या एनेक्सर ई। ये ओपन हो रहा है, शो हो रहा कि नहीं हो रही? मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है ना इसमें? यस सर। स्क्रीन यदि विजुअल हो रही हो तो स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें टेबल नंबर 28 दे रखा हुआ है। टेबल नंबर 28 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, क्लास नंबर है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, क्लास नंबर E3। फिर इसके बाद यहाँ पे साइड में दे रखा हुआ जो हमारे कॉलम बना हुआ है, डिग्री ऑफ इन रिस्ट्रेंड ऑफ कंप्रेशन मेंबर। फिर यहाँ पे उसके सिंबल दे रखे हुए हैं। देन हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू दे रखा हुआ है कि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होगी। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू भी इसमें मेंशन है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ L/2 है सर। फिर इसके बाद उसकी जो हम लोग वैल्यू हमारे लिए रिकमेंडेड होती है, ठीक, वो वैल्यू हम लोग कितनी रिकमेंडेड होती है वो वैल्यू भी यहाँ पे इसमें दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमारा सबसे पहला केस यहाँ पे दे रखा हुआ है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड्स। उस केस में हम लोग जो यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू लेंगे इफेक्टिव लेंथ की 0.50 L लेंगे, और वहीं पे जो हमारी रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो कितनी हम लोग वहाँ पे कंसीडर करते हैं, 0.65 L वहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार से हमारा वहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन दे रखा हुआ है, नेक्स्ट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स। ये सबको जैसा लिखा हुआ बिल्कुल सेम हमारा लर्न होना चाहिए। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। उस केस में हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी 0.70 L होगी। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे दे रखी हुई है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। उस केस में जो यहाँ पे L इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे केस हमारा दे रखा हुआ है, effectively held in position and restrained against rotation at one end and at the other restrained against rotation but not held in position। उस केस में हमारी जो L इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो भी हम लोग 1 ही कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे कंडीशन दे रखी हुई है, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन वन एंड एंड एट दी अदर पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। उस केस में इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखी हुई है, जो हम लोग थियोरेटिकली वैल्यू लेंगे।
जो वैल्यू हमारी रिकमेंडेड है वो वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट और यहाँ पे हमारे क्या दे रखे हुए हैं, ये पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, ये हमारे 2 पॉइंट्स और यहाँ पे दे रखे हुए हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एंड एट द अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। उस केस में हम लोग जो एल इफेक्टिव की वैल्यू लेंगे वो भी थ्योरेटिकली वैल्यू वो 2L कंसीडर करेंगे। फिर लास्ट हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, या लास्ट हमारा केस दे रखा हुआ है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट दी अदर एंड। उस केस में जो यहाँ पे हम लोग इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू लेंगे एल इफेक्टिव की, वो कितनी लेंगे, 2L कंसीडर करेंगे। ये हमारा था इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ये हमारा क्या था, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर था, जो कि हमारे आईएस कोड में दे रखा हुआ है। ये सभी केस सबको याद होने चाहिए, जैसा जैसा हमारा केस है सेम उसी प्रकार से याद होना चाहिए। डायरेक्ट इनसे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट इनसे क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस जगह पे बनते हैं, इसलिए ये केस सभी को याद होने चाहिए। अब ये हमारे कुछ जो कॉन्सेप्ट थे ये मेन कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद बीच में हमारे जो कुछ और कोडल प्रोविजन मिलेंगे तो लेक्चर के बीच में हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेक्चर के बीच में हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या क्या हम लोगों को यूज करना है। तो आज के लिए इतना एनफ हो गया है कि सबसे पहले जो हमारा आईएस कोड के मैंने प्रोविजन बताए हुए हैं उन प्रोविजन को एक बार देख लेना, उनके जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना। थ्योरी तो देखो ऐसा है कि हमारा कॉलम क्या होता है, कॉलम कितने टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप से और कॉलम की थ्योरी से वो हम लोग पहले ही ऑलरेडी इसके फर्स्ट वाले सेमेस्टर में, मीन्स इसका जो पहले वाला सेमेस्टर था मीन्स थर्ड सेमेस्टर में अपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे जब अपना यहाँ पे सेशन मतलब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो उसमें हम लोग थ्योरी भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हमारे लिए आईएस कोड के प्रोविजन क्या दिए गए हैं, आईएस कोड ने हमारे लिए क्या प्रावधान किए हुए हैं, उन प्रावधान को जानना हमारे लिए अति आवश्यक था। इसलिए मैं यहाँ पे इस सेशन को मैंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज करवाया। ओके।